इस एपिसोड और अगले 2-3 एपिसोड्स में हम लोग 4 मेजर पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चारों पर्सनैलिटीज़ डिफेंस मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। इन चारों पर्सनैलिटीज़ के रिलेशनशिप स्टाइल और कोर बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि फाइट टाइप अबैंडनमेंट से कैसे डील करते हैं, या दूसरे शब्दों में सेफ रहने के लिए क्या करते हैं। वीडियो के पहले सेक्शन में हम पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि एडल्टहुड में अबैंडनमेंट कैसा दिखता है या कैसे मैनिफेस्ट करता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि फाइट टाइप दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट या रिलेट कैसे करते हैं, मतलब इनके रिलेशनशिप पैटर्न्स कैसे दिखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये अज्यूम करते हैं कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हर कोई सोचता है, पर ये बहुत ही गलत अजम्पशन है। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं लास्ट वाले एपिसोड में बताना या एक्सप्लेन करना भूल गया था कि रिच पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टाइम के बदले खूब पैसा और सुख सुविधा मुहैया करवाते हैं, ये भी एक तरह का अबैंडनमेंट है जिसके परिणाम ज़्यादा भयावह होते हैं। ये बच्चे जो ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेशन या फेलियर के साथ डील नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। अबैंडनमेंट का मतलब होता है अपने हाल पर छोड़ दिया, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। आइडियली पेरेंट का काम होता है टू ट्रांसफ़र नॉलेज, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एट्सेट्रा टू नेक्स्ट जनरेशन, ताकि चाइल्ड सभ्य समाज का जिम्मेदार एंड कंट्रीब्यूटिंग नागरिक बन सके। जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि चाइल्ड में सिर्फ इमोशनल ब्रेन होता है, रैशनल ब्रेन नहीं होता है। तो पेरेंट्स का काम होता है कि वो अपने रैशनल ब्रेन का इस्तेमाल करें और चाइल्ड को एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में गाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाइल्ड को अपने हाल पर छोड़ दो तो वो 10-12 चॉकलेट खा जाएगा। चूंकि उसमें रैशनल ब्रेन नहीं है तो वो ये एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि इतनी चॉकलेट खाने की वजह से कल मेरा पेट दर्द करेगा या फ्यूचर में मेरे दांत खराब हो जाएंगे। ये काम पेरेंट का होता है कि वो बच्चे को एक चॉकलेट के बाद मना कर दे। इसको ऐसा समझो कि पेरेंट बच्चे के भले के लिए उसको कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो बच्चा नहीं करना चाहता है या उसे नापसंद है, और कुछ काम करने से रोकता है जो बच्चा करना चाहता है। तो ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बच्चे को ऑब्जर्व करना या टाइम देना भी तो ज़रूरी है। और जो पेरेंट अपनी ये वाली जिम्मेदारी नहीं निभाता है उसके बच्चों के लिए वो अबैंडनमेंट ही है। ज़्यादातर रिच फैमिलीज़ में बच्चे की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे करे। जनरली रिच फैमिलीज़ में ग्रो करने वाले बच्चों में दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट, इनको अपनी इच्छाओं पे ब्रेक कब और कैसे लगाना है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। इनकी लाइफस्टाइल उस बिना ब्रेक वाली कार की तरह होती है जिसमें सिर्फ एक्सेलरेशन का पैडल है, ब्रेक वाला पैडल ही गायब है। गधा भी गेस कर लेगा कि ये बिना ब्रेक वाले बच्चे बिना ब्रेक वाली कार की तरह ही लाइफ में बार बार क्रैश करते हैं। इनफैक्ट एडिक्शन या नशे के कोर में यही प्रॉब्लम रहती है कि पेशेंट को अपनी इच्छाओं पे ब्रेक नहीं लगाना आता है। तो ये तो पहली प्रॉब्लम हुई कि इनको ब्रेक नहीं लगाना आता है। पर ये प्रॉब्लम ज़िंदगी के बहुत एरियाज़ में स्पिल कर सकती है। जैसे बोलते वक्त अपने आप पे ब्रेक नहीं लगा पाए तो लड़ाई हो गई। इसी तरह अपने इमोशंस पे ब्रेक नहीं लगा पाए और 10 लोगों के सामने पब्लिक प्लेस पे तमाशा कर रहे हैं। रिच फैमिलीज़ के अबैंडन्ड चिल्ड्रन की दूसरी प्रॉब्लम होती है कि इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन से डील करना नहीं आता है, क्योंकि इनको तो जो चाहा वो मिला है ना। हमें फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। अब देखो, आपके पास कितना भी पैसा हो पर आपको जो चाहिए वो हमेशा नहीं मिलेगा, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। अब हम आते हैं एडल्टहुड में अबैंडनमेंट पे। कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये सब जान के क्या मिलेगा। जब तक आप अपनी डिफेंस मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स को समझोगे नहीं, तब तक डिफेंस मैकेनिज्म वाले ट्रेड्स का आप पे होल्ड कम नहीं होगा। होल्ड मतलब इंसान इन आदतों की गिरफ्त में कैद रहता है। एडल्ट्स में अबैंडनमेंट को समझने के लिए फिर से हमें ट्राइबल लाइफस्टाइल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन का 95% से ज़्यादा पोर्शन ट्राइबल लाइफ में ही डेवलप हुआ है। ट्राइबल लाइफ में हम लोग कामचोर या लीच टाइप के लोगों के साथ बहुत ब्रूटल होते थे। इन मोस्ट केसेस वी यूज टू किल और डिस्कार्ड अनप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, एक्सेप्ट सिक एंड ओल्ड पीपल। बीमार और बूढ़े लोगों की हम तब भी केयर करते थे। बीमार को कैरी करने के लिए भले ही 4 लोग यूज़ हो, पर उनको हम लोग अपने साथ ट्राइब में रखते थे। और ये काम सिर्फ हम ही नहीं, दूसरे होमिनिड्स जैसे नियंत्रटॉल्स या डेनिसोवियंस भी करते थे।
जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि नियंत्रटॉल्स हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव थे। मतलब ये भी हमारी तरह एक वानर की स्पीशीज़ थे और ये लोग हमारे से 5 लाख साल पहले अफ्रीका छोड़ के यूरोप में जाके बस गए थे। इनका स्ट्रक्चर एंड बिल्ड हमारे से बड़ा होता था, पर ये हमारी तरह क्रिएटिव नहीं थे। ये लोग अभी 40-50 हज़ार साल पहले ही एक्सटिंक्ट हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें होमोसेपियंस का हाथ था। ऑल्दो अभी ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है, पर 60-70 हज़ार साल पहले हम लोग अफ्रीका क्रॉस करके मिडिल ईस्ट में पहुंचे थे और अगले 10-20 हज़ार साल में नियंत्रटॉल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और हम उनकी जगह रहने लग गए थे। तो अभी तक इतना ही पता है। कहने का मतलब हमारे ये प्रिंसिपल्स बहुत पुराने हैं कि कामचोर को ट्राइब से बाहर फेंक दो, जो कि कामचोर के लिए मौत के बराबर है, और बीमार या ओल्ड लोगों की केयर करो। आज भले ही ना ट्राइब है और ना ही ट्राइब से बाहर निकालने वाला कल्चर, पर हमारा दिमाग तो वैसे ही फंक्शन करता है जैसे हम अभी भी ट्राइब में ही रह रहे हैं, क्योंकि दिमाग तो उसी पीरियड में इवॉल्व हुआ है ना। और इसी वजह से अगर हम ट्राइब के लिए यूजफुल या रिसोर्सफुल नहीं हैं तो हमको फियर ऑफ अबैंडनमेंट इंस्टिंक्टिवली फील होता है। इस ट्राइबल लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों में नीड टू बिलोंग टू ए ग्रुप हाईएस्ट होती है। इस नीड टू बिलोंग के ऊपर सिर्फ नीड टू सर्वाइव आती है। इनफैक्ट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये दोनों नीड यानी नीड टू बिलोंग और नीड टू सर्वाइव एक दूसरे के सिनोनिमस थी। इसी नीड टू बिलोंग के चक्कर में इतने लोग फर्जी और ढोंगी बाबाओं के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम में ये नीड टू बिलोंग टू अ ग्रुप बहुत प्रिमिटिव होती है। और जिन लोगों का कोई परिवार या सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, ये लोग कल्ट लीडर्स के लिए परफेक्ट प्रे या टारगेट होते हैं, क्योंकि इनमें नीड टू बिलोंग नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा होती है और यही नीड टू बिलोंग इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। नीड टू बिलोंग मतलब आप एक ऐसे ग्रुप या परिवार के सदस्य बनना चाहते हो जिसको आप अपना कह सको, जहां आप सेफ फील करो, जहां लोग आपको इम्पोर्टेंस दें। जिसकी ये वाली नीड पूरी नहीं हुई होती है ना, वो किसी भी एरे गरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। इनफैक्ट जो अब्यूजिव या नेग्लेक्टेड परिवार में बड़ा होता है उसमें भी नीड टू बिलोंग बहुत हाई रहती है। और इसी नीड टू बिलोंग के चक्कर में अनगिनत बच्चे पीयर प्रेशर में आकर के गलत दांतें पकड़ते हैं, क्योंकि उनमें घुलने मिलने की चाहत एक्सट्रीमली इंटेंस या बहुत ज़्यादा होती है। इस घुलने मिलने की चाहत के पीछे अगेन फियर ऑफ अबैंडनमेंट एज वेल एज नीड टू बिलोंग होती है। मतलब मेरे दोस्त वगैरह मेरे को ग्रुप से बाहर नहीं निकाल दें। ये अब्यूज्ड बच्चे भी क्रिमिनल्स, गैंग्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए परफेक्ट टारगेट होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। सोशियोपैथिक या साइकोपैथिक लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि इन बच्चों को थोड़ी सी अटेंशन दो, अपनापन दिखाओ और ये बच्चे आपके वफादार सिपाही बन जाएंगे। इस नीड टू बिलोंग पे मैं बार बार आऊँगा, क्योंकि मोस्टली सारी मैमल स्पीशीज ग्रुप में रह के ही सर्वाइव किए हैं, इसीलिए मैमल्स में नीड टू बिलोंग हाईएस्ट होती है। इससे ऊपर सिर्फ सर्वाइवल नीड एंड रिप्रोडक्शन नीड आती है, जो कि सारी स्पीशीज में होती है, जैसे रेप्टाइल्स, मैमल्स इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि ये नीड टू बिलोंग कितनी पुरानी है, और जो ट्रेट इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमने जितना पहले एक्वायर किया उसका हमारे पे होल्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो ये नीड टू बिलोंग वाला इंस्टिंक्ट हमने तब एक्वायर किया था जब हम एज ए स्पीशीज रेप्टाइल से अलग हुए थे। मॉडर्न लाइफ में भी जब समाज या परिवार में हमारा स्थान खतरे में आता है, तब हमारे अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट जनरेट होता है। या फिर अगर हमें लगता है कि हम समाज या परिवार के लिए यूजफुल या रिसोर्सफुल नहीं हैं, तब भी हमें फियर ऑफ अबैंडनमेंट फील होता है। इसी तरह एक और सिचुएशन में इंसान को इस संसार में अपना प्लेस सेफ और सिक्योर फील नहीं होता है, अगर वो समाज, परिवार कैसे चलता है या फंक्शन करता है इस चीज़ को डिकोड नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन में भी इंसान को ऑलमोस्ट डेथ लाइक फियर से डील करना पड़ता है। ये फियर हमें मोटिवेट करता है कि हम जल्दी से जल्दी फिगर आउट करें कि हमारे एनवायरनमेंट में लोग कैसे फंक्शन करते हैं। अब जो चाइल्ड डिसफंक्शनल फैमिलीज में बड़ा होता है उसके बारे में सोच के देखो, ये चाइल्ड कितनी भी कोशिश कर ले, पर ये चाइल्ड फिगर आउट नहीं कर पाता है कि डिसफंक्शनल फैमिलीज कैसे फंक्शन करती है। तो इस चाइल्ड में कितनी इंटेंसिटी के साथ डेथ लाइक अबैंडनमेंट फीलिंग जनरेट होगी, ये सोच के देखो। वैसे तो नॉर्मल चाइल्ड भी अपने बूते पे कुछ ज़्यादा फिगर आउट नहीं कर सकता है, उसको माँ बाप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को सिखाए कि समाज और परिवार कैसे फंक्शन करते हैं, ताकि बच्चे की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी आए और वो सेफ्टी की चिंता को छोड़ के ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ पे ध्यान दे। पर अगर माँ बाप ही अनप्रेडिक्टेबल है, फिर तो चाइल्ड के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ एकदम क्रूशियली इंपॉर्टेंट होती है, लव एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। लव मतलब चाइल्ड को लगता है कि घर में कोई है उसकी देखभाल करने वाला,
है ना, किसी को फर्क पड़ता है उसकी वजह से। और प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब चाइल्ड थोड़ा बहुत अपने आसपास वालों का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाता है। अब इन दोनों में से लव ना या कम भी मिले ना, तब भी चाइल्ड अपने आप को डिल्यूड या भ्रमित कर सकता है कि जो मिल रहा है यही प्यार है। पर प्रिडिक्टेबिलिटी एकदम क्रूशियल होती है चाइल्ड के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, जो कि डिसफंक्शनल फैमिलीज में कंप्लीटली एब्सेंट रहती है। इसी तरह एडल्ट्स के रिश्तों में भी अगर प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है तो ये फिनोमेना भी एडल्ट्स में 24 घंटे 7 दिन रहने वाली कांस्टेंट एंग्जाइटी जनरेट करता है। यहाँ भी लॉजिक सेम है कि फिगर आउट हाउ पीपल बिहेव, हाउ सोसाइटी फंक्शंस, अदरवाइज योर लाइफ इज इन डेंजर। इसीलिए को डिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी जब अपने आप को आसपास वालों से कंपेयर करता है तो उसको मिसफिट टाइप की फील आती है, क्योंकि वो लोगों का बिहेवियर गेस या प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। मिसफिट मतलब जैसे आप अपनी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठते हो। ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक मोनोटोनस एंग्जाइटी रहती है। एंग्जाइटी बेसिकली लो इंटेंसिटी लेवल फियर ही होता है, और एंग्जाइटी इमोशनल ब्रेन का डिपार्टमेंट है। तो आप रैशनल ब्रेन को कितना भी दौड़ा लो, पर रैशनल ब्रेन से एंग्जाइटी कम नहीं कर सकते हो। एज लॉन्ग एज योर एनवायरमेंट इज अनप्रडिक्टेबल, इमोशनल ब्रेन विल कीप जनरेटिंग फियर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इमोशनल ब्रेन यू आर नॉट सेफ इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट, विच इज करेक्ट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले मैं थोड़ा सा एंगर वर्सेस फियर डिबेट को डिस्कस करता हूँ। जनरली फाइट चाइल्ड की पहली सेल्फ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है। चाइल्ड की नीड पूरी ना होने पे वो एंगर शो करता है और अनफेयरनेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, जैसे या तो कहना नहीं मानेगा या टेंट्रम शो करेगा, इस टाइप से। फाइट मतलब लड़ना। जनरली जब भी कोई हमारी बाउंड्री वायलेट करता है तो हमारा इमोशनल ब्रेन इसको खतरा समझता है, और हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट सेल्फ प्रोटेक्शन की होती है। इसीलिए हमें बाउंड्री वायलेशन पे गुस्सा आता है। बाउंड्री बहुत तरह की हो सकती है, जैसे इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, ये सब। इन एसेंस एंगर हमें फाइट के लिए तैयार करता है। एंगर और फाइट का बहुत गहरा रिश्ता होता है। इसी तरह फ्लाइट और फियर का बहुत गहरा रिश्ता होता है। जब हमें लगता है कि हम एनिमी से निपट सकते हैं तब हमें गुस्सा या एंगर आता है, पर जब हमें लगता है कि एनिमी को हराया नहीं जा सकता या एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तब हमें डर लगता है। इसीलिए मैंने ब्रेन स्ट्रक्चर वाले एपिसोड में बोला था कि एंगर फियर का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। दोनों ही केसेस में एमिगडाला हमारी बॉडी को तैयार करता है एक्ट करने के लिए या एफ रिस्पॉन्स के लिए। एंगर के केस में लड़ने के लिए और फियर के केस में भागने के लिए। इन दोनों ही केसेस में एमिगडाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट या अराउज करता है। एंगर और फियर दोनों में बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है, मतलब दोनों ही केसेस में हार्ट रेट बढ़ जाती है, बट दोनों की फील बहुत अलग अलग होती है। एंगर जनरली इनजस्टिस, अनफेयरनेस या बाउंड्री वायलेशन पे आता है। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे ये बताना था कि सोसाइटी एंगर को ग्लोरीफाई करती है बट फियर को स्टिग्मेटाइज करती है, मतलब फियर को वीकनेस की तरह से देखा जाता है। पर बायोलॉजी के हिसाब से दोनों ही रिस्पॉन्स बहुत यूजफुल होते हैं। इनफैक्ट आगे के एपिसोड्स में हम फियर की इंपॉर्टेंस समझेंगे। फियर भी बहुत यूजफुल होता है, बट एक्सेसिव फियर क्रिपल्स यू, इट पैरालाइजेस यू। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आपका इमोशनल ब्रेन या एमिगडाला एडवर्सरी या शत्रु को कितना करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है और अकॉर्डिंगली फियर या एंगर जनरेट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हीरोगिरी और बेवकूफ़ी में धागे भर का फर्क होता है। मतलब जहां भागना था और अगर आपने वहां पे लड़ने का फैसला किया और किस्मत से जीत गए तो आप हीरो हो, अगर हार गए तो बेवकूफ़ हो। इसी तरह जहां लड़ना था पर वहां आप भाग गए तो आप कायर हो, अगर नहीं भागे और लड़े तो फिर आप वीर हो या मतलब नॉर्मल हो। हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब सिचुएशन के हिसाब से एफ रिस्पॉन्स चूज किया। अभी तक तो हमने सिर्फ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ही कंपेयर किया है, पर इंसान फ्रीज या फॉन रिस्पॉन्स भी तो यूज कर सकता है ना। अब हम इन चारों पर्सनैलिटीज को एक साथ डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये चारों डिफेंस मैकेनिज्म चाइल्ड तब यूज करता है जब वो अब्यूजिव होम में बड़ा होता है और चाइल्ड को अपने होम में सेफ फील नहीं होता है। उसको पेरेंट्स की अटेंशन या प्यार कम या ना के बराबर मिलता है। अबैंडनमेंट की वजह से चाइल्ड को ऑलमोस्ट डेथ लाइक फीलिंग से रोज लड़ना पड़ता है और चाइल्ड को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी करना रहता है। मतलब पेरेंट्स के साथ अपने बॉन्ड या रिश्ते को बनाए भी रखना होता है कुछ भी करके। और चाइल्ड इस बॉन्ड को कैसे बनाए रखता है? बाय डिस्टॉर्टिंग हिज और हर रियलिटी। जैसे अगर माँ बाप बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, या मेरे भले के लिए करते हैं। रियलिटी डिस्टॉर्शन मतलब जहां आप वास्तविकता को तोड़ मरोड़ के दूसरे के सामने पेश करो या खुद डाइजेस्ट करते हो। रियलिटी डिस्टॉर्शन में इंसान जिंदगी को लेके जो कोर अजम्पशंस एंड बिलीफ्स होते हैं उनको ट्विस्ट या एडजस्ट करता है ना।
ताकि उसका माँ बाप के साथ बॉन्ड या रिश्ता बना रहे। रिकवरी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट इस डिस्टॉर्टेड रियलिटी को वापस सही या सीधा करने में लगता है। अब ऐसे अब्यूजिव घरों में जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उनमें बहुत गुस्सा रहता है अनफेयरनेस ऑफ लाइफ को लेके, क्योंकि उनको एक नॉर्मल फैमिली मिलने की बजाय ब्रोकन फैमिली मिली। ब्रोकन फैमिली मतलब डिसफंक्शनल फैमिली। इसी तरह माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से इन बच्चों में बहुत अबैंडनमेंट हर्ट या पेन रहता है, और ये बच्चे बड़े होके पूरी जिंदगी इस अबैंडनमेंट पेन और एंगर से भागते रहते हैं। रिकवरी का एक बहुत बड़ा पार्ट इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करने में भी जाता है, मतलब अबैंडनमेंट हर्ट और डिस्ट्रक्टिव एंगर से कैसे डील करें। बहुत शॉर्ट में अगर मैं रिकवरी बताऊं तो पेन को तो आप सिर्फ क्राई आउट कर सकते हो और कोई चारा नहीं होता है। यहाँ हम ह्यूमंस की ग्रीविंग एबिलिटीज काम आती है, मतलब शोक जताने वाली एबिलिटी। अब बचा एंगर। एंगर से डील करने के लिए आपको बाउंड्रीज पे ध्यान देना होगा। पहला तो बाउंड्री को कैसे एस्टैब्लिश करें, और दूसरा बाउंड्री को एनफोर्स कैसे करें। अब हम आते हैं चारों एफ टाइप पे। इन चारों एफ टाइप में दो प्राइमरी चीज़ें डिफर करती है, या मतलब दो प्राइमरी चीज़ों में अंतर रहता है इनमें। फियर ऑफ अबैंडनमेंट से डील कैसे करते हैं ये लोग, और रिलेशनशिप में दूसरों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। ये दोनों चारों टाइप के अलग अलग होते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत इनके कोर बिलीव्स एंड रियलिटी डिस्टॉर्शन भी डिस्कस करूंगा। तो अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप पे, और ये है फाइट टाइप। फाइट टाइप अबैंडनमेंट से डील करने के लिए या सेफ रहने के लिए क्या करता है, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अबैंडनमेंट का ऑपोजिट सेफ्टी होता है। फाइट टाइप का कोर बिलीफ होता है कि पावर एंड कंट्रोल कैन क्रिएट सेफ्टी, जो कि फेस वैल्यू पे सही भी लगता है कि अगर एक बच्चा डरा हुआ है, शरीर या ताकत में कमज़ोर है, और वो ऐसा सोचे कि अगर मैं पावरफुल होता तो फिर मेरे को डर नहीं लगता, और अगर मेरा सब पे कंट्रोल रहता तो सब मेरी इच्छा के हिसाब से चलेंगे और फिर मेरे को कोई छोड़ के नहीं जाएगा। ये बिलीफ सही लग रहा है पर सही है नहीं। फाइट टाइप अबैंडनमेंट से डील कैसे करता है? बाई रेजिंग, मतलब भयंकर गुस्सा करता है। फाइट टाइप का गो टू रिस्पॉन्स होता है लड़ाई करना, मतलब हर कॉन्फ्लिक्ट को ये लड़ाई से डील करना चाहते हैं। अब ये दूसरों से कनेक्ट कैसे करते हैं, यानी रिश्ता किस टाइप का बनाते हैं? ये अपने आसपास वालों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और 99% केसेस में सक्सेसफुल भी रहते हैं कंट्रोल करने में। इनको सिर्फ यही एक मेथड आता है कनेक्ट करने का या रिश्ता बनाने का। रेस्पेक्ट वेस्पेक्ट इनको समझ नहीं पड़ता है। रेस्पेक्ट और लव इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशन। बहुत सारे वानरों में ये इमोशन पाया ही नहीं जाता है। इस चैनल पे मैं इस बात पे बार बार फोकस करूंगा कि जैसे जैसे हम ईवल की तरफ बढ़ते हैं, इमोशंस कम होते जाते हैं, इनकी इंटेंसिटी भी और कॉम्प्लेक्सिटी भी। इसीलिए जो भी सोशियोपैथिक टाइप लोग होते हैं उनमें ना तो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होते हैं, और ना ही ये लोग दूसरों के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को रीड कर पाते हैं। और अगर ये रीड भी करेंगे ना बहुत मेहनत लगा के, तो इसको सामने वाले की कमजोरी या वीकनेस की तरह रीड करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट भी करेंगे। सामने वाले के इमोशंस को ऑटोमेटिकली नोटिस करना या रीड करने के लिए जिस काबिलियत की ज़रूरत होती है उसी को ही एम्पैथी कहते हैं। अब हम वापस आते हैं इनके कनेक्ट करने के तरीके पे। बहुत सारे फाइट टाइप को सही में लगता है कि अगर वो आपके भले के लिए बिना आपकी राय लिए आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। अब इनमें से जो एकदम डिल्यूजनल या महान टाइप होगा ना, वो तो धन्यवाद या आभार और एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने अपना कीमती टाइम वेस्ट करके तुम्हारे भले के लिए एक डिसीजन लिया है, तो थैंक यू तो बनता ही है, भले ही वो डिसीजन आपकी इच्छा के विपरीत है। अगर आप इनको ये बात बता भी दोगे ना कि तुम्हारा डिसीजन मुझे अस्वीकार है, फिर भी इनका डिल्यूजन या नशा उतरता नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इनका आर्ग्यूमेंट रहता है कि तुमको नहीं पता तुमको क्या चाहिए, यू विल थैंक मी लेटर, मतलब इधर भी जबरदस्ती धन्यवाद निकलवा लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कोर बिलीव्स ऑफ फाइट टाइप। फाइट टाइप का कोर बिलीफ रहता है कि सेफ रहने का एक ही तरीका होता है, वो है पावर और कंट्रोल। इनको लगता है कि अगर आप पावरफुल हैं तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, या आपको ट्राइब के बाहर नहीं फेंका जाएगा। मतलब जो ट्राइब में पावरफुल होगा उसको कौन बाहर फेंकेगा, क्योंकि डिसीजन लेने का काम तो पावरफुल ही करेगा ना। वैसे मैं ये बात बता दूं कि ये एक रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड बिलीफ है। इस बिलीफ के चक्कर में ये लोग अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि इनको सब पता रहे कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर इस कंट्रोल के पीछे मेन फैक्टर हमेशा फियर ऑफ अबैंडनमेंट रहता है। मतलब इनको डर लगता है कि लोग इनको छोड़ के भाग जाएंगे। इसी डर को कम करने के चक्कर में ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इनके दिमाग में सही में अबैंडनमेंट एंजाइटी कम होती है जब ये दूसरों को कंट्रोल करते हैं। जब इनका कभी कभार फियर ऑफ अबैंडनमेंट बढ़ जाता है तो ये एकदम आर्बिट्ररली अपने स्पाउस या बच्चों से
कुछ बड़ा सेक्रीफाइस डिमांड करते हैं अपने आप को सूद या शांत करने के लिए। और जनरली ये सेक्रीफाइस बाय डेफिनेशन बच्चों या स्पाउस की जिगर की अजीज या कोई प्यारी चीज़ रहती है ना, जैसे कोई खास रिश्ता या हॉबी या सपना या अरमान या करियर। इसको आप लॉयल्टी साबित करने वाला रिचुअल टाइप समझो। इफ़ यू कैन सेक्रीफाइस समथिंग डियर टू यू दैट मीन्स यू आर लॉयल। पर इस आदत के कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम भयावह होते हैं विक्टिम के लिए। फाइट टाइप हर बार विक्टिम को फोर्स करता है चूज करने के लिए कि या तो वो रिश्ता रहेगा या अपना रिश्ता रहेगा। विक्टिम का रिस्पॉन्स सब गैस कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। जैसे अगर हस्बैंड फाइट टाइप होगा तो वो वाइफ के धीरे धीरे सारे रिश्ते तोड़वा देगा और उसको आइसोलेट करेगा। उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा ऐसा ही कुछ रहेगा बकवास की मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये वो तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, तुम्हारे भाई को मेरे से जलन होती है, या वो मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इस टाइप से। इसी तरह अगर फीमेल फाइट टाइप होगी तो वो भी हस्बैंड के सारे रिश्ते तोड़वा के उसको अपने परिवार से अलग कर लेगी और बच्चों की लाइफ को भी फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बच्चों के दोस्त नहीं बनने देगी। एक्सट्रीम केसेस में बच्चों के फ़ोन चेक करना, टेक्स्ट पढ़ना, कॉल हिस्ट्री देखना, उनको फॉलो करना वगैरह वगैरह। इन सब में भी आर्ग्यूमेंट वही रहता है कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा फाइट टाइप वालों के दिमाग में इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकी इनर रियलिटी क्या होती है, किस बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं वगैरह वगैरह। फाइट टाइप अपने आप को महाराणा के वंशज समझते हैं, मतलब बात बात पे तलवार निकाल लेते हैं, और अगर तलवार नहीं भी निकालते हैं तब भी इनका हाथ तो बार बार मयान पे चला ही जाता है। कहने का मतलब ये लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। इन लोगों का कोर बिलीफ होता है कि दिस इज जंगल बेबी, ओनली स्ट्रॉन्ग हैज राइट टू लिव। इनका डॉग ईट डॉग टाइप वर्ल्ड व्यू रहता है। अब ऐसे व्यू का इम्प्लीकेशन या परिणाम ये होता है कि इंसान सेल्फिश हो जाता है ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट टाइप से, बिकॉज नो बडी एल्स विल टेक केयर ऑफ मी। और इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी इस बात का गवाह रहता है। इनका ऑलमोस्ट प्रेडेटरी टाइप माइंडसेट रहता है कि हमें जो चाहिए वो हम लेके रहेंगे, बाकी लोगों पे इसका क्या असर पड़ता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग पावर से बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं। इनको लगता है कि इन पे समाज के रूल लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये तो स्पेशल है या महान है। दे डोंट लाइक टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। मतलब इन लोगों को आप इनके कारनामे या करतूतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो, है ना। ये भी प्रेडेटरी टाइप माइंडसेट ही है कि शेर पे जंगल के तुच्छ कानून लागू नहीं होते हैं, है ना। शेर को जो चाहिए होता है वो बस ले लेता है, शेर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता है, इस टाइप से। फाइट टाइप वाले कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, मतलब इनको इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं आता है। इनका इंटरनल वर्ल्ड बहुत ही ड्राई रहता है। ये हैप्पीनेस के लिए कंप्लीटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस रहती है। इस पर हम बाद में और बात करेंगे। इन लोगों को सही में लगता है कि इनके आसपास के लोग इनकी सेवा करने के लिए बने हैं क्योंकि ये महान है, और ये लोग सही में अपने आसपास वालों से लड़ते हैं कि आई एम सैड, डू समथिंग, मेक मी फील बेटर, आई एम मैड, सूद मी, पेसिफाई मी। चूंकि इनको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला होता है, इसीलिए ये लोग प्रेम, मानवता, दोस्ती इन सब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। इनके हिसाब से ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है क्योंकि हमने तो नहीं देखी है। ये लोग किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ये मैं इनका इंटरनल व्यू बता रहा हूँ, है ना। बाहर ये कोई भी मुखौटा लगा के रख सकते हैं, जैसे मानवता के पुजारी हो सकते हैं या रक्षक हो सकते हैं, पर ये विश्वास किसी पे नहीं करते हैं। चूंकि फाइट टाइप का पूरा ध्यान एनवायरनमेंट पे रहता है, इसीलिए ये लोग दिखावा करने में बहुत अडेप्ट या एक्सपर्ट टाइप हो जाते हैं। एंड इनके लिए इनकी रेपुटेशन जान से ज़्यादा प्यारी होती है। रेपुटेशन मतलब वही डिफेंस मैकेनिज्म, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, हेंस डू नॉट मेस विद मी टाइप से, है ना। इन लोगों में भी कोर इश्यूज, अबैंडनमेंट, पेन और लॉट ऑफ एंगर रहता है। पर ये लोग इस टाइप की मेंटेलिटी बना लेते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पावर और पैसा होगा तो मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब मुझे कोई अबैंडन नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक्सट्रीम केसेस में ये सामने वाले की थिंकिंग, फीलिंग और बॉडीली फंक्शंस तक कंट्रोल करना चाहते हैं। इस टाइप के लोग चूंकि जंगल राज में यकीन रखते हैं, इसीलिए दूसरे लोगों को क्या चाहिए इस चीज़ पे इन महाशयों ने ना तो कभी ध्यान दिया और ना ही कभी दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश की। इन अदर वर्ड्स, ये लोग एक क्रिटिकल ह्यूमन एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं जो कि सभ्य समाज में मिलजुल के रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और उस एबिलिटी का नाम है एम्पैथी। एम्पैथी एक एबिलिटी होती है जिससे आप दूसरों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को फील कर सकते हो और इस बेसिस पे सामने वाले की मेंटल या इमोशनल स्टेट पता लगा सकते हो और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। रिलेशनशिप के लिए एम्पैथी होना एकदम मस्ट है, अदरवाइज वो रिलेशनशिप ही नहीं है, है ना। परिवार का मतलब यही होता है कि सुख दुख में
हम सब साथ हैं, है ना, सुख आए चाहे दुख आए हम सब साथ मिलके सहेंगे या शेयर करेंगे। अब 5 टाइप का एक सबसेट होता है जिसमें एम्पैथी या तो होती नहीं है या ना के बराबर होती है। इनको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। कहने का मतलब हर 5 टाइप नार्सिसिस्ट नहीं होता है, पर हर नार्सिसिस्ट 5 टाइप होता है। और इन जनरल इन चारों टाइप्स में सबसे कम एम्पैथी 5 टाइप में ही होती है और सबसे ज़्यादा एम्पैथी होती है फॉन टाइप में। तो अब आगे जो मैं ट्रेट्स बताऊंगा, मतलब अभी से आगे, वो ज़्यादातर एक नार्सिसिस्ट के ट्रेट हैं। विदाउट दिस एम्पैथी इन लोगों की मेंटल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है और ये पूरी ज़िंदगी एक टेंट्रम थ्रोइंग चाइल्ड की तरह व्यतीत करते हैं। इनमें और चाइल्ड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है ना। ये लोग भी अक्खा ज़िंदगी अटेंशन सीख करते हैं, हर जगह इनको अटेंशन चाहिए होती है। जिस पार्टी या फंक्शन में जाएंगे वहाँ पे स्पॉटलाइट को हाईजैक कर लेंगे, है ना, अपने पुराने किस्से सुनाने लग जाएंगे, अपनी लंबी लंबी अचीवमेंट्स गिनाएंगे। कहने का मतलब शादी ब्याह किसी का भी हो, है ना, अटेंशन यही लेके रहेंगे। ये लोग भी चाइल्ड की तरह बहुत इंपल्सिव होते हैं, मतलब अपने इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। एंड लाइक अ बेबी ये अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए कम्प्लीटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। इस तबके के बहुत लोग बॉलीवुड या सिनेमा की तरफ रुख करते हैं क्योंकि सिनेमा आपको फेम दे सकता है ना। और नार्सिसिस्ट के लिए फिल्म इंडस्ट्री तो मतलब अटेंशन या प्रेज की मदर लोड टाइप से हो गई, है ना। आजकल सोशल मीडिया भी अटेंशन या लाइक पाने का हब बन चुका है ना। बहुत सारे लोग को आप सिर्फ उनकी फेसबुक प्रोफाइल देख के पहचान सकते हो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के, है ना। मतलब ये लोग बहुत फ़ोटो लगाते हैं, फिर बार बार देखते हैं कि किसने लाइक किया है, किसने कमेंट किया है, ये सब, है ना। और फिर दूसरों से लड़ाई भी करते हैं कि मैंने तेरी 4 फोटो के नीचे कमेंट किया था, तूने तो मेरी 2 ही फोटो के नीचे कमेंट किया है, इस टाइप से। और इनका सबसे विजिबल ट्रेट होता है रेज, मतलब अ लॉट ऑफ एंगर, है ना। ये लोग कहीं भी कभी भी फूट सकते हैं। ये चलते फिरते टाइम टिकिंग बॉम्ब की तरह होते हैं, है ना। किस चीज़ पे ये ट्रिगर हो जाए कोई आइडिया नहीं होता है। तो इनके साथ जो रहता है ना, मतलब स्पाउस और बच्चे, ये लोग घर में ऐसे रहते हैं जैसे घर नहीं माइन फील्ड हो, है ना। हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो हाइपर विजिलेंस ट्रेट जनरली यहीं से आता है ना। और लास्ट बात, चूंकि इनका टाइप ही 5 टाइप रहता है तो ये हमेशा लड़ने के लिए आतुर तो रहते ही रहते हैं। इनफैक्ट जो इनके साथ रहता है ना, वो ऑलमोस्ट साइकिक एबिलिटी के साथ एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाता है कि आज ये लड़ाई करेगा या करेगी। और जब इनको लड़ाई करनी रहती है ना, तब सामने वाला चाहे लाख कोशिश कर ले कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर भी ये सामने वाले को किसी न किसी तरीके से लड़ाई में उलझा ही लेते हैं, है ना। गजब की काबिलियत होती है इनमें लड़ने की, मतलब एकदम हवा में अपनी इंसल्ट सूंघ के और सामने वाले से लड़ाई कर लेते हैं, है ना। वैसे ये हवा में इंसल्ट सूंघने वाला फिनोमेना आजकल बहुत चल रहा है ना, कि मेरी आस्था को ठेस पहुंची है, मेरे धर्म भाषा समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है ना। और आजकल बहुत सारे लोग इसके लिए कोर्ट भी जा रहे हैं, है ना, और कोर्ट इनके केस सुनती भी है। हिसाब से तो कोर्ट को बोलना चाहिए कि भाई अगर बात बात पे आपकी भावनाएं आहत होती है तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ ना, है ना, इधर क्या कर रहे हो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, बायोलॉजी ऑफ 5 टाइप। बायोलॉजिकली इनमें रैशनल ब्रेन या वीएमपीएफसी का इमोशनल ब्रेन या एमिगडाला पे कंट्रोल बहुत वीक रहता है, इसीलिए ये लोग बहुत इंपल्सिव होते हैं। इन लोगों की थिंकिंग बहुत डिस्टॉर्टेड होती है ना। इनकी थिंकिंग में एक पैटर्न थ्रू आउट कॉमन रहता है और वो है कि इनके लिए इनकी फीलिंग्स ही फैक्ट है ना, क्योंकि ये मोस्टली इमोशनल ब्रेन से ही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। अगर इनको फील हो रहा है कि आप इनके साथ चीट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कर रहे हैं, है ना। इसमें प्रूफ और फैक्ट की क्या ज़रूरत है। तो जनरली इनको फैक्ट वैक्ट से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, मतलब अगर आप इनके सामने फैक्ट प्रेजेंट भी कर दोगे तो ये अपना व्यू नहीं बदलते हैं। तो ये भी है ना, चाइल्ड की तरह ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट बात, इन लोगों का सेल्फ कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर होता है। इनके सेल्फ में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स होते हैं। इनको इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं आता है बिल्कुल भी, है ना। और इसका डिजास्ट्रस इम्प्लीकेशन ये होता है कि ये अपनी गलतियों से सीखने की तो छोड़ो, ये लोग अपनी गलती या मिस्टेक ही नहीं पता लगा सकते हैं, है ना। और दैट इज़ अज्यूमिंग कि ये लोग इंटरेस्टेड है अपनी गलती ढूंढने में। मोस्ट केसेस में ये इतने डिल्यूजनल होते हैं कि इनको सही में लगता है कि ये महान है और इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है ना। कहने का मतलब जब ये अपनी गलती मानते ही नहीं है तो गलती से सीखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये लोग उस कैटेगरी में आते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि इनके रैशनल ब्रेन में पावर ही नहीं होती है कि वो एमिगडाला को कंट्रोल कर सके। और इनकी जिंदगी में डिसीजन मेकर हमेशा एमिगडाला ही रहता है ना। वैसे अब रिसर्च से एकदम क्लियर हो गया है कि जन्म से 20 साल की उम्र तक बच्चे ज़्यादातर डिसीजन एमिगडाला से ही लेते हैं। रैशनल ब्रेन 25 साल तक आते आते पूरा डेवलप होता है। और रैशनल ब्रेन की एक और प्रॉब्लम है कि जो इसको यूज़ नहीं करता है ना, उसका ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। तो मतलब जो इसको यूज़ करता है उसी का डेवलप होता है ना।
इसको यूज इट और लूज इट बोलते हैं। दिमाग में जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होते हैं जिनको अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो दिमाग उनको डिस्कार्ड कर देता है। कहने का मतलब 20-25 साल के बाद हमारा दिमाग सिकुड़ना चालू हो जाता है अगर हम इसका यूज नहीं करते हैं तो, है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं। ये प्रिंसिपल बॉडी पे भी लागू होता है ना। आप बॉडी बिल्डर वगैरह को देखो, जैसे ही वो एक्सरसाइज करना छोड़ते हैं उनकी बॉडी रैपिडली मसल लूज करना चालू कर देती है, क्योंकि अब इन मसल टिश्यूज का कोई यूज नहीं है बॉडी के लिए। कहने का मतलब नार्सिसिस्ट का रैशनल ब्रेन सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रहता है इन चारों टाइप में, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में सोचने विचारने पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। इनका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं एक टेंट्रम थ्रोइंग चाइल्ड की तरह गंद मचा दूंगा या गंद फैला दूंगा, है ना, सबका जीना हराम कर दूंगा, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि इनका रैशनल ब्रेन सीवियरली अंडर डेवलप्ड रहता है, क्योंकि इन्होंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया है ना। इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि इनके भेजे में या तो बात घुसती नहीं है, और अगर घुसती है तो वहाँ टिकती नहीं है। रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ में या जहाँ बात इनके इमोशंस की आती है वहाँ आप इनको कुछ भी नहीं समझा सकते हो, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं और वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं बिना इनको मैनिपुलेट किए। ये सिर्फ मैनिपुलेशन या लात घूंसों की बात समझते हैं, ये सिर्फ मैनिपुलेशन या लात घूंसों की भाषा समझते हैं। किसी को समझाने का मतलब होता है कि आपका रैशनल ब्रेन दूसरे के रैशनल ब्रेन से भाषा का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करता है या बात करता है, और फिर आपने जो सामने वाले को समझाया है वो सामने वाले का रैशनल ब्रेन उसके इमोशनल ब्रेन को बता के इमोशनल ब्रेन को शांत कर सके। पर नार्सिसिस्ट में ये एबिलिटी नहीं होती है। दे डू नॉट हैव न्यूरल पाथवेज फ्रॉम रैशनल ब्रेन टू इमोशनल ब्रेन। इनके दिमाग में इमोशनल ब्रेन टू रैशनल ब्रेन वन वे स्ट्रीट होती है। तभी तो मैंने अभी ऊपर बोला कि फॉर देम देयर फीलिंग्स आर फैक्ट्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है रिलेशनशिप स्टाइल। इन लोगों की रिलेशनशिप लाइफस्टाइल इस कहानी से समझी जा सकती है कि स्विमिंग के एक खराब हादसे के बाद एक बच्चा ऐलान करता है कि जब तक वो स्विमिंग नहीं सीख लेता तब तक वो कभी पानी के पास नहीं जाएगा। अब पप्पू ना पानी के पास जाएगा और ना ही स्विमिंग सीखेगा। फाइट टाइप लोगों की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। चाइल्डहुड के खराब एक्सपीरियंसेस की वजह से इन्होंने ऐसा कोर बिलीफ बना लिया होता है कि जब तक सामने वाला अपना अनकंडीशनल लव यानी अनकंडीशनल लॉयल्टी साबित नहीं कर देता तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, और ना ही बॉन्ड या रिश्ता बनाऊंगा, और ना ही अपनी तरफ से रिश्ते में कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा। चूंकि इन्होंने बचपन के फॉर्मेटिव ईयर्स में बिट्रेयल और अबैंडनमेंट झेला होता है, इसीलिए इनका एमिगडाला बहुत पैरानॉइड होता है। आप चाहे कितने भी सेक्रीफाइसेस कर लो, इनकी इनसिक्योरिटीज जाती नहीं है, और ना ही ये किसी पे ट्रस्ट करते हैं। इनका फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत डीप होता है, और ये इस फियर ऑफ अबैंडनमेंट के चक्कर में सामने वाले को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिसके चक्कर में सामने वाला इनको सही में अबैंडन करके भाग जाता है। एक और ऑब्जर्वेशन, फाइट टाइप या नार्सिसिस्ट के लिए लव का मतलब एब्सोल्यूट लॉयल्टी। मतलब इनके हिसाब से अगर आप इनसे प्यार करते हो तो इनका ब्लाइंडली साथ दो, इनके हर गलत काम या स्कीम में भी इनका साथ दो, इनके लिए दूसरों को झूठ बोलो, इनके लिए दूसरों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लो, वगैरह वगैरह। तो ये लोग लॉयल्टी को ही लव समझते हैं, है ना। इसी तरह ये लोग रेस्पेक्ट और फियर में भी फर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। यहाँ पे वही बात फिर से आ गई कि इनमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस ना तो होते हैं और ना ये दूसरे के रीड कर पाते हैं, है ना। तो इनके हिसाब से अगर कोई इनसे डरता है तो वो इनकी रिस्पेक्ट करता है ना। फाइट टाइप को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इमोशनली इतने इमेच्योर होते हैं और इतने इम्पोवरिश्ड होते हैं, है ना। इम्पोवरिश्ड मतलब गरीब, कि लाइक ए चाइल्ड दे डिमांड लव, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। ये तो वही बात हो गई कि आपने अपने क्लासमेट का गला पकड़ लिया है कि वाई डोंट यू लाइक मी, वाई आर यू नॉट फ्रेंड्स विद मी, है ना। मतलब सामने वाला भी सोचेगा कि अगर तेरे को ये पूछना पड़ रहा है फिर जान दे, मैं क्या ही बोलूँ, है ना, क्यों टाइम खराब करूँ अपना। अब यही बिहेवियर आप बॉय गर्ल में इमेजिन करके देखो, है ना। मतलब बॉय ने लड़की का कॉलर पकड़ लिया है और आवारा सांड की तरह फुंकार मारते हुए पूछ रहा है कि वाई डोंट यू लव मी, है ना। अब इनको कौन समझाए कि मंद बुद्धि वानर, कॉलर छोड़, तू उसको डरा रहा है ना, प्यार क्या खाक करेगी वो। एक और खास पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है फाइट टाइप में। इनके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये हमेशा इंसिस्ट करते हैं, है ना, कि डिसीजन सारे यही ले, पर अगर डिसीजन गलत पड़ गया तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सारी दूसरे लोगों की है। और चूंकि इन लोगों में एम्पैथी नहीं होती है, इसीलिए ये किसी भी डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम एंटिसिपेट करने में बहुत पुअर होते हैं, क्योंकि इनको ये इमेजिन करना ही नहीं आता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट या एक्ट करेगा।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्पैथी वाला ब्रेन पार्ट, जिसको एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या एसीसी बोलते हैं, इस पार्ट को इन्होंने कभी भी यूज नहीं किया होता है अपने मतलब बचपन से लेकर के अभी तक। जिन लोगों में एम्पैथी ज़्यादा होती है उनका एसीसी यूज बहुत हाई होता है, और इसकी वजह से हाई एम्पैथी वाले लोग कॉन्सिक्वेंसेज एंटिसिपेट करने में बहुत एक्सपर्ट टाइप होते हैं। कहने का मतलब फैमिली के सारे डिसीजंस फाइट टाइप वाले लोग ही लेते हैं, और ध्यान रखना फाइट टाइप वाले लोग अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेज एंटिसिपेट करने में बहुत पुअर होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वाले एरिया में। और डिसीजन अगर गलत पड़ा, जो कि जनरली पड़ता ही पड़ता है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी का ठीकरा हमेशा किसी और के सर पे ही फोड़ा जाता है। इसको लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, मतलब अपने डिसीजन की जिम्मेदारी नहीं लेना। इस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सिक्के का दूसरा पहलू और भी इंटरेस्टिंग होता है, और वो है कि श्रेय लेने में फाइट टाइप वाले सबसे आगे रहते हैं। कहने का मतलब दूसरों की अचीवमेंट का श्रेय लपक के ले लेंगे और खुद का फैलाया हुआ गंद भी दूसरे की शर्ट पे पहुंच देंगे। मैनेजमेंट, सेल्स और पॉलिटिक्स वाले फील्ड में ये फाइट टाइप वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एक बार फिर से मैं इन सूरवीरों को समराइज करता हूँ। आपकी और नार्सिसिस्ट दोनों की जिंदगी में जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो नार्सिसिस्ट की वजह से हुआ है। इसी तरह आपकी और नार्सिसिस्ट की जिंदगी में जो भी कुछ बुरा हुआ है वो आपकी वजह से होता है। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन पे, इनके इलाज पे, क्योर ऑफ फाइट टाइप। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि इनके बिहेवियर से दूसरों को प्रॉब्लम होती है, तो इलाज ये क्यों लें? इनके सेल्फिश बिहेवियर से इनको तो फायदा ही होता है, ऊपर से ये लोग अपने आप को महान या फन्ने का टाइप भी समझते हैं, तो ये दूसरे का कहना मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर इनके रिलेशनशिप्स टेरिबल होते हैं, ये लोग हमेशा सेम विशियस साइकिल में फंसते हैं। जब भी इनको अबैंडन्ड फील होता है, जो कि बहुत रेगुलरली बिना किसी बात के इनको फील होता ही होता है, तब ये सामने वाले पे गुस्सा करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पाउस या इनका रिलेटिव इनसे और दूरी बनाता है, और ये सामने वाले से और लड़ाई करते हैं, उस पर और गुस्सा करते हैं और उसको अपने से और दूर धकेलते हैं। अब आप यही वाला साइकिल इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर लो, पर ये वाला साइकिल आप इनको नहीं समझा सकते हो, है ना। थेरेपिस्ट समझा सकता है, वो भी 10-12 साल मेहनत करके। अब यहाँ पे मैं डिफेंस मैकेनिज्म की आयरनी को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है आपको सुरक्षित रखना। फाइट टाइप के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से उनका इमोशनल ब्रेन ये निष्कर्ष निकालता है कि इंटीमेसी या रिलेशनशिप बनाना मतलब खतरा। तो इनका अनकॉन्शियस ब्रेन या इमोशनल ब्रेन हर रिश्ते में सामने वाले को दूर धकेलता है। कैसे? या तो ये लड़ाई करते हैं सामने वाले से, या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली फाइट टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म उनको खतरे से बचा के रखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फाइट टाइप के लिए रिश्ता और खतरा दोनों सिनोनिमस होते हैं। फाइट टाइप एक बहुत ही दोगली टाइप की जिंदगी जीता है। फाइट टाइप सुरक्षित रहने के लिए लोगों के बीच भी रहना चाहता है, नहीं तो उसको अबैंडन फील होगा, पर एट द सेम टाइम वो लोगों से रिश्ता भी नहीं बनाना चाहता है ना, क्योंकि रिश्ता बनाना मतलब खतरा है। थेरेपी में इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि सामने वाले को आपके इस बिहेवियर की वजह से कितनी तकलीफ होती होगी, ये सोच के देखो। इन एसेंस इनको एम्पैथी डेवलप कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है। एम्पैथी भी एक मसल की तरह होती है, जिसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही वो डेवलप होगी। जैसे फॉन टाइप या कोड डिपेंडेंट टाइप में ये मसल एकदम आर्नोल्ड टाइप स्ट्रॉन्ग रहती है। दिमाग का एक स्पेसिफिक एरिया रहता है जो एम्पैथी के लिए यूज़ होता है ना। इसको एसीसी या एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स बोलते हैं। फाइट टाइप ने बचपन से एसीसी को कभी भी यूज़ नहीं किया रहता है, तो उनकी ये वाली मसल ना के बराबर डेवलप हुई होती है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि हाँ, तो धीरे धीरे एम्पैथी डेवलप भी तो की जा सकती है। ऐसे लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जिस किसी ने जोश में आके जिम ट्राई करी हो मसल्स या बॉडी बनाने के लिए, उनको पता है कि कितनी मसल ग्रोथ होती है और कितना एफर्ट लगता है। 6-6 महीने ताबड़तोड़ एक्सरसाइज करने के बाद भी जब इम्प्रूवमेंट मेजर करने की बात आती है ना, तो इम्प्रूवमेंट मेजरमेंट एरर के दायरे में ही रहता है। कहने का मतलब बहुत मुश्किल होता है मसल डेवलप करना। अब आप सोच के देखो कि एम्पैथी डेवलप करना कितना मुश्किल होता होगा, है ना। और वो भी तब जब फाइट टाइप 2-3 साल तक हर रोज 2-2, 3-3 घंटे देने को तैयार है एम्पैथी सीखने के लिए या एम्पैथेटिक मसल डेवलप करने के लिए। कहने का मतलब फाइट टाइप को बदला नहीं जा सकता है ना। बहुत कम एग्जांपल्स है जहां एक नार्सिसिस्ट ठीक हुआ हो, और कम का मतलब 1-2% नहीं होता है, कम का मतलब 100 करोड़ में 2-4 ठीक हुए होंगे, है ना। और वो भी बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम, बहुत वॉर टाइप या बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें ये ठीक हो सकते हैं, है ना। अगर किसी को मतलब इंटरेस्ट हो ऐसी टाइप की कुछ चीज़ देखने में, तो शिंडलर्स लिस्ट करके एक मूवी है, वो देखना। इसमें लियम नीसन एक नार्सिसिस्ट रहता है
और बाद में वो वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऐसा दर्दनाक देखता है जिससे उसकी सारी डिफेंस मैकेनिज्म क्रम्बल कर जाती है ना, क्रम्बल मतलब बिखर जाती है, और उसकी एम्पैथी जाग जाती है। पर ऐसे केसेस बहुत बहुत रेयर होते हैं। अगले एपिसोड में हम फ्लाइट टाइप और फ्रीज टाइप डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।